अस्सलामुअलैकुम। तो आज पढ़ेंगे अपना टॉपिक रेफ्रिजरेटर। देखो भाई, ये आपके घर में तो मौजूद है, आप इससे फ़ायदा भी उठाते हो, मगर ये काम कैसे करता है आज आप इसे पढ़ोगे। अच्छा, सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले ये याद रखना, जो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, यानी जो जिसे आप गैस कह रहे होते हो बेसिकली, वो क्या होती है। बेसिकली ये गैस नहीं कहा जाता है, इसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। मैंने गैस इसलिए लिख दिया क्योंकि आम ज़बान में ये गैस मशहूर है, हम भी समझते थे उसमें गैस होती है। तो उसे कहा जाता है HFC 134A। अगर कोई फ्रिज सही करने वाला आपके घर पर आ रहा है ना, उसके सामने आप ये नाम लोगे तो वो पहचान जाएगा कि आप उस चीज़ की बात कर रहे हो, उस रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हो जो कि रेफ्रिजरेटर में डलता है। अच्छा, इसे आप पढ़ते हो टेट्राफ्लोरोईथेन, सही है। अच्छा, अब रेफ्रिजरेटर काम कैसे कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ज़रा इसको समझो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हीट कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर बगैर वर्क कराए। देखो मेरे जुमलों को सही से सुनना। अगर आप चाहते हो ना, आपके पास एक बॉडी है 100 सेल्सियस पर या 100 केल्विन पर, एक बॉडी है 10 केल्विन पर, तो कभी भी हीट जो है वो 10 केल्विन से 100 केल्विन में नहीं जाएगी। नेचर में ये जो चीज़ मौजूद है वो ये है, नेचर में क्या चीज़ मौजूद है कि हीट हमेशा 100 केल्विन से 10 केल्विन की तरफ ही फ्लो करेगी। मगर आप चाहते हो कि हीट जो है वो 10 केल्विन से 100 केल्विन में जाए, तो उसके लिए आपको साथ साथ करना पड़ेगा वर्क। अगर आप वर्क करोगे तो फिर आपके पास हीट फ्लो करेगी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर। बात बहुत क्लियर है। आप फ्रिज में क्या रखते हो, गर्म चीज़ें, आखिर वो ठंडा कैसे कर देती है, ठंडा कैसे हो जाती हैं आपकी चीज़ें? क्योंकि आपके फ्रिज में लगा होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर करता है वर्क, जिसकी वजह से आपकी गर्म चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ये न्यूमेरिकल चल रहा है, शुरू में चल रहा होगा, और वो भी करेंगे, ठीक है। अभी चलना नहीं होगा, शायद शुरू में चल रहा होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। न्यूमेरिकल बड़ा ही ज़बरदस्त है इसका, वो मैं जब कराऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। याद रखना, रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, वर्क करा रहा है और हीट को फ्लो करा रहा है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आपने थर्मोडाइनमिक का सेकेंड लॉ पढ़ा, जिसमें दो चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी जिसे आपने केल्विन स्टेटमेंट के नाम से पढ़ा, कि अगर हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है तो कहीं ना कहीं लॉस आ रहा होगा। ये पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि अगर आपको हीट फ्लो करानी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि हीट कोल्ड बॉडी से, आपके पास जो हीट है यानी हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाए, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। देखो नेचुरली यानी खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली ये तो हो सकता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट आ जाए, यानी आप जो है वो किसी चीज़ को, कोई गर्म चीज़ रखो, उसके सामने ठंडी चीज़ रख दो, तो गर्म चीज़ की वजह से ठंडी चीज़ भी गर्म हो जाए। मगर ये नहीं हो सकता कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट चली जाए। अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो आपको कराना पड़ेगा वर्क। ये स्टेटमेंट हमें बोली थी क्लॉसियस ने, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं। इसी की बिहाफ पर रेफ्रिजरेटर काम करेगा आपका। विल ऑलवेज फ्लो स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से लो बॉडी, हॉट टेम्परेचर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में खुद ब खुद जाएगी, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, एंड नेवर अदर वे अराउंड। और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मगर आप चाहते हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाना तो वर्क कराना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब आ जाओ रेफ्रिजरेटर को पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके घर में यूज़ हो रही होती है गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए। इसी की तरह की एक और डिवाइस भी है जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे होते हो। बिल्कुल सही, अगर आप बोल रहे थे AC, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या करता है कि आपका कमरा गर्म हो रहा है, वो वहाँ से जो है वो कूलिंग निकालता है, और क्या कर रहा होता है कि अंदर की गर्माहट को बाहर भेजता है और आपको जो है वो फ्रेश और ठंडी हवा देता है, जिसकी वजह से आपका रूम जो है वो ठंडा हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन अभी एयर कंडीशनर भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, मगर हम रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे हैं, सही। अब रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट देखो, उसके अंदर होता क्या है। देखो समझ लो, ये पाइप है, ये जो मैंने लाइनें बनाई है ना, ये पाइप है। इस पाइप के अंदर क्या भरा हुआ है? इस पाइप के अंदर ये रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। रेफ्रिजरेंट यानी जो चीज़ भरी हुई है आपके पास पाइपों में। अगर आप अपने घर के फ्रिज के पीछे देखोगे तो आपको छोटे छोटे पाइप नज़र आएंगे,
तो वही पाइप मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, लेकिन मैंने लाइनें बनाई हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेटर यानी वो हिस्सा जिसे आप डीप फ्रीज़र कह रहे होते हो, यानी जिसमें आप चीज़ें रख रहे होते हैं, तो वो इवेपोरेटर है। अच्छा, अब देखो होता क्या है, आपके पास ये है कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर आती है गैस। क्या आती है आपके पास? गैस। अब गैस होती है लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर होती है, यहाँ लिख लेते हैं प्रेशर, और लो टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। यानी गैस का टेम्परेचर भी कम होता है, प्रेशर भी कम होता है। क्यों? क्योंकि गैस ऊपर से आ रही है ना, यानी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पर ठंडक थी। ये वाला हिस्सा आपका कोल्ड होता है, ठंडा होता है, डीप फ्रीज़र होता है ये आपका बेसिकली। उसको हमने इस तरह से बनाया और इवेपोरेटर कहा उसे। कंप्रेसर में क्या आ रही है आपकी? लो टेम्परेचर की गैस, लो प्रेशर की गैस। तो आपका दिमाग ये कहना चाहिए ना, इसको सर इसी को ऊपर भेज दे दोबारा। तो देखो, अगर ये दोबारा ऊपर चली जाएगी तो ये इतनी ठंडी नहीं है कि अंदर जो गर्म चीज़ें मौजूद है उन्हें ठंडा कर दे। तो ये ठंडी तो है लेकिन इतनी ठंडी नहीं है, हमें इसे और ठंडा बनाना है, यानी इसका टेम्परेचर और कम करना है। अब कैसे करते हैं? अब मज़े की बात देखना, टेम्परेचर कम करने के लिए पहले टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास आई गैस, इसके अंदर चली गई। अब आपके पास जो है वो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है गैस का, ठीक है। कंप्रेसर से जब गुजरने, कंप्रेसर ने क्या किया? गैस को कंप्रेस करा। कंप्रेस करने से क्या होता है आपको पता है? जब आप चीज़ को कंप्रेस करते हो टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। तो जब या कंप्रेसर से गुजरी ना, तो जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस थी, अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हो गई है, सही है। उसके बाद ये आती है कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम होता है कि गैस के टेम्परेचर को कम करना। देखो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया डिक्रीज टेम्परेचर। गैस का क्या काम है? कंडेंसर का क्या काम है? गैस का टेम्परेचर कम करना और फेस चेंज करना। फेस यानी लिक्विड फॉर्म में लाना। तो डायरेक्ट तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं लाएगा, पहले इसका टेम्परेचर कम करेगा। जो आपकी पीछे से आई थी ना गैस, उसका टेम्परेचर यहाँ पर कम हो चुका है, ठीक है। अब टेम्परेचर कम होने के बाद ये इस ड्रायर से गुजरेगी और इस कैपिलरी ट्यूब से गुजरेगी। अब टेम्परेचर कम हो चुका है, ठीक है। तो अब ये इस ड्रायर से गुजरेगी और गुजरेगी कैपिलरी ट्यूब से। अब ये जो गैस थी ना, पहले जो गैस फॉर्म थी, अब आपके पास बन जाएगी वेपर, लिक्विड वेपर मिक्सचर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लिक्विड, इस चीज़ को समझना, लिक्विड वेपर मिक्सचर। इसका क्या मतलब है लिक्विड वेपर मिक्सचर का? देखो, लिक्विड वेपर मिक्सचर का मतलब है अब आपके पास सिर्फ वो वेपर नहीं है, वो गैस नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में भी आ गई है, गैस फॉर्म में भी आ गई है। समझ में आ रही है बात? अब इधर से, इन दोनों में से गुजरने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में भी हो गई है और गैस फॉर्म, यानी दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं। वेपर, लिक्विड वेपर मिक्सचर या वेपर लिक्विड वेपर मिक्सचर ज़्यादा बेहतर है। लिक्विड वेपर मिक्सचर बन चुका है ये। अब ये आएगी इवेपोरेटर में, यानी आपके डीप फ्रीज़र में। यहाँ पर आके ये क्या करेगी? टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करेगी। देखो ये लिखा हो ना वर्ड एक्सट्रैक्ट, यानी टेम्परेचर किस में से एक्सट्रैक्ट कर रही है? यानी हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है। टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करना भी ठीक है, लेकिन हीट एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। हीट एक्सट्रैक्ट करने से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल समझो आपने यहाँ पे डीप फ्रीज़र में रखा हुआ है चाय, टी रखी हुई है, टी रखी हुई है ना। अब टी क्या होगी? गर्म, है ना, ये हॉट होगी, गर्म होगी। तो अब ये जो गैस आई है ना, इसका टेम्परेचर है कम। ये जो लिक्विड वेपर मिक्सचर आया है, इसका टेम्परेचर है कम। तो ये क्या करेगा? आपके गैस में से हीट को लेगा अपने अंदर। गैस में से आपकी, मतलब टी में से, चाय में से जो आपकी हीट है उसको अपने अंदर लेगा और फिर नीचे चला जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक कि आपकी चाय जो है वो आइसक्रीम ना बन जाए, ठीक है, आइसक्रीम हो जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी चाय आइसक्रीम नहीं हो जाती। हो क्या रहा है? बार बार पीछे से जो है वो लिक्विड वेपर मिक्सचर आ रहा है, जो कि काफ़ी कम टेम्परेचर पर है। तो टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो चीज़ है वो हाई टेम्परेचर पर है। तो जो हाई टेम्परेचर वाली चीज़ है वो लो टेम्परेचर के अंदर क्या कर रही है? अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। इसी तरह से हीट बार बार ट्रांसफ़र होती रहेगी, बार बार ट्रांसफ़र होती रहेगी, जिससे फिर एक वक्त आएगा कि ये आपकी चाय आइसक्रीम बन जाएगी। आप करके भी देख सकते हो, वैसे कभी मैंने तो नहीं किया। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने बस यहाँ पर रोक दें, इसको यहाँ पे रोक दें, जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मौजूद है वो खुद ही ठंडा कर देगा। नहीं, अगर आपने इसको रोक दिया, इस प्रोसेस को रोक दिया, तो एक वक्त पे तो कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा, मगर एक पॉइंट ऐसे आएगा
कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और आपकी जो चाय है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। फिर ना चाय का टेम्परेचर गिरेगा ना रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर गिरेगा, तो जिससे क्या होगा, आपकी चाय ठंडा होना बंद हो जाएगी और आपका जो फ्रिज है जैसे बदबू मारने लग जाता है ना बंद हो जाने पे, वो हो जाएगा। सही, हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगी। तो हीट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम रहना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम करना है तो इसको घुमाना पड़ेगा। तो वर्क क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर चली जाए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको अपने पास लिख लो, यही असल चीज़ थी। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है उसे समझ लो। हीट इंजन में पढ़ा था एफिशिएंसी, यहाँ पर कोई एफिशिएंसी का चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास होगा COP का मतलब क्या है, टर्म ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, COP का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि कितना जो है ये वर्क कर रहा है और कितना हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी निकाल रहा है को हॉट बॉडी में से। बात समझ आई? देखो, रेफ्रिजरेटर कौन सा अच्छा होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ठंडा करे, है ना, लेकिन वर्क कम करे, बिजली कम यूज़ करे। कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा है? जो कि ठंडा ज़्यादा करे, यानी जो कि टेम्परेचर को जल्दी से कम कर दे। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उल्टा बना देते हैं, जो टेम्परेचर को जल्दी से कम कर दे और बर्फ़ जल्दी बना दे। बर्फ़ कब बनेगी? जब टेम्परेचर कम होगा ना। और इलेक्ट्रिसिटी भी कम ले, ये वाला रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा ना, तो ये इसी से निकलेगा। एफिशिएंसी को यहाँ पर कहा जाएगा, यानी रेफ्रिजरेटर भी एक इंजन है बेसिकली, तो इसकी जो एफिशिएंसी है उसे हम एफिशिएंसी क्या नहीं बुलाएंगे, वो हम हीट इंजन के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम इसे बोलेंगे COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना जल्दी जो है वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी टेम्परेचर कम कर रहा है चीज़ का। और टेम्परेचर कम कब होगा? जब हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरा जिस्म गर्म है, कोई चीज़ मुझमें से गर्मी निकाल ले तो मेरा जिस्म ठंडा हो जाना है ना, और जितना कम वर्क करके निकाल रहा है तो और अच्छा है वो। तो हीट को एक्सट्रैक्ट करना और कम से कम वर्क करना, यही हमारे पास जो है वो हमारे को बता रहा होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी इफेक्टिवनेस और कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये मैंने QH, QC और W लिखा है। देखो, W का तो मसला नहीं है, तो वर्क है। ठीक है, तो वर्क है। इसको लिख लो, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। ठीक है, हीट किससे ट्रांसफ़र हो रही है? कोल्ड बॉडी से। देखो ना, रेफ्रिजरेटर है ना, उल्टा काम कर रहा है ना, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो QC क्या है? हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। और ट्रांसफ़र किस में हो रही है? QC क्या है? हीट ट्रांसफ़र टू द हॉट बॉडी। याद रखना, QC क्या है? हीट ट्रांसफ़र टू द हॉट बॉडी, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। फ्रॉम यानी जहाँ से जा रहे हो, टू यानी जिसमें जा रहे हो। तो आप किस में से हीट निकाल रहे हो? हॉट बॉडी में से। और भेज कहाँ से रहे हो? कोल्ड बॉडी से भेज रहे हो। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास COP, मैं इसको COP ही लिखूँगा, हीट एक्सट्रैक्ट, यानी QC हीट एक्सट्रैक्ट करेगा ना आपके पास, जो कोल्ड बॉडी होगी वही हीट एक्सट्रैक्ट करेगी ना। हीट कौन खींचेगा? हॉट बॉडी। हॉट बॉडी तो हीट देती है, लेती कौन है? हीट लेता कौन है? एक्सट्रैक्ट कौन करता है? खींचता कौन है? कोल्ड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्फ़ रख दूँ अपने मुंह के सामने, तो वो बर्फ़ क्या करेगा? मेरे चेहरे की गर्माहट को अपनी तरफ करेगा और ड्राई हो जाएगा मेरा चेहरा। तो यानी ये बात समझ में आ गई कि एक्सट्रैक्ट कोल्ड बॉडी करेगी, हॉट बॉडी नहीं करेगी। ठीक है, और वर्क तो W हो गया। अच्छा, अब ज़रा इस ऊपर वाले फॉर्मूले को सेट करा लो। तो QC इज़ इक्वल टू QH माइनस W। सही, देखो ये इधर आ गया। अच्छा, अब लिख लेते हैं CO। तो QC किसके बराबर है? QH माइनस W, और ये आ गया आपका वर्क। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया। अब बस पीछे जो हमने एफिशिएंसी में काम किया था ना, वही यहाँ भी काम कर लो कि माइनस करा लो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, हमने ना उल्टा पुट कर दिया है। वैसे ये भी ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन हमने उल्टा पुट कर दिया, मुझे भी लग ही रहा था। उल्टा पुट करने से मुराद क्या है कि इस फॉर्मूले को वर्क के लिए सेट कराओ, हमने उल्टा सेट करा दिया, हमने न्यूमरेटर के लिए सेट करा दिया। वो भी सही था, मसला नहीं है, लेकिन उससे वो कंडीशन नहीं बनेगी जो हमें चाहिए। तो वर्क के लिए सेट कराओ। नीचे क्या है? वर्क आपके पास। ऊपर क्या है आपके पास? नीचे यहाँ वर्क में पुट कर दो क्या? QH माइनस QC, और ऊपर क्या आ गया आपका? QC। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया।
चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये बस ये फार्मूला है आपका। अब इसको टेम्परेचर के लिए बदलना है आपने, टेम्परेचर के लिए बदलना है। तो टेम्परेचर के लिए बदलना है तो QC को, जो QC है उसको TC लिख दो, यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, और जो हॉट बॉडी है उसको QH लिख दो, यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, COP इक्वल टू, और अगर चारों परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई जस्ट 100 कर लेना, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत करीब करीब करके लिख रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा, तो ये क्या हो गया आपके पास, QC किसके बराबर हो गया आपके पास, TC के, और TH के माइनस TC के, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। ये रेशो होता है बेसिकली, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ अ COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कितना ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है कम से कम का जो है वो वर्क करने पर। वर्क कौन कर रहा है, याद रखना, हाँ वर्क कौन कर रहा है, वर्क आपका कंप्रेसर कर रहा है, कंप्रेसर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो वर्क कंप्रेसर कर रहा है, जो वर्क कंप्रेसर कर रहा है उसको यहाँ रखो, और जो एक्सट्रैक्ट हो रही है हीट उसको ऊपर रखो। अब करते हैं हम अपना इसको न्यूमेरिकल, जो कि असल मुश्किल चीज़ है, मतलब मुश्किल तो नहीं है लेकिन आपने उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मज़े की बात ये, एक हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें, जो कि मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया, मुझे जहाँ तक याद है था भी नहीं कोर्स में, क्योंकि पहले मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि कोई अगर नई बात हो तो मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें कराता हूँ। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने ये फार्मूला आपको पढ़ाया हो या आपकी बुक में हो, लेकिन ये इन्होंने न्यूमेरिकल में डाल दिया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल इसके लिए, क्योंकि अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वर्क एग्जाम्पल आपकी है, वर्क एग्जाम्पल आपकी सेकंड होनी चाहिए, 17.2 हो गया। गिवन डेटा देख लो और 2 फाइंड देख लो। अच्छा, सबसे पहले तो समझना, अच्छी खासी वर्डिंग है तो समझना, अ सर्टेन रेफ्रिजरेटर हैज़ अ COP, आपको एक रेफ्रिजरेटर की COP की वैल्यू दी हुई है। COP क्या, कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि आपको COP दिया हुआ इन्होंने 5, फार्मूला आपको पढ़ चुके हो थोड़ी देर पहले। व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज रनिंग, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, इट्स पावर इनपुट इज, इसको जो पावर मिल रही है वो कितनी है, रेफ्रिजरेटर को पावर मिल रही है 500 वाट की मिल रही है। अ सैंपल ऑफ वाटर, आपके पास वाटर है जिसका आपको एक वाटर का सैंपल दिया हुआ है और वो आपने फ्रिज में रखना है। अब आगे ले जाके मैं बताऊंगा कैसे। तो एम लिख लेते हैं मास है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो 500 ग्राम, मगर ग्राम में रखना अच्छी बात नहीं है, 1000 से डिवाइड करा दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 पर आता है, तो आप ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो ये 0.5 kg हो गया आपका, सही है। अच्छा, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 20 सेल्सियस। 20 सेल्सियस में नहीं चाहिए मुझे टेम्परेचर, तो मैंने कर दिया यहाँ पर इसे 273 से ऐड, तो ये हो गया 293, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर हो गया। चलो टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस इन द फ्रीज़र, आपने फ्रीज़र में रख दिया पानी जो था ना, जो कि 20 सेल्सियस पे था, केल्विन में देखें तो 293 केल्विन में था, और पानी का वेट कितना था 0.5 kg। इसको आपने अब फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में क्यों रखा है, ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो यानी ये वाला टेम्परेचर कौन सा हुआ, TH, हॉट टेम्परेचर। अब कोल्ड टेम्परेचर कितना होगा, 0 सेल्सियस पर होगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्रीज द वाटर टू आइस, कितना टाइम लगेगा कि पानी जो है वो आइस बन जाए, कितना टाइम लगेगा ज़रा ये बताओ कि पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए आपके पास। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि आपके पास 0 सेल्सियस है ना, अब मैंने केल्विन में रखा हुई हैं चीज़ें, चाहे तो केल्विन में रख लो या चाहे तो डायरेक्ट सेल्सियस में रख लो, आंसर सेम आएगा। अभी मैं इसकी वजह बताता हूँ। अच्छा हुआ मैंने ये आपको करवा दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर आपका इससे। अच्छा, अब मैं इसको भी ले जाता हूँ ज़रा सेल्सियस केल्विन में, तो 273, याद रखना ये मैं सेल्सियस से केल्विन में इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है। तो 273 केल्विन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या कहा हुआ है,
अज्यूम ऑल द पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर स्टे एट सेम टेम्परेचर। समझो कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की इन्वायरमेंट है ना वो सब सेम टेम्परेचर में है, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर सेम है। एंड देयर इज़ नो लीकेज ऑफ एनर्जी, और कोई एनर्जी लीकेज नहीं हो रही है, यानी कंप्रेसर भी सही काम कर रहा है, आपका रेफ्रिजरेटर भी खुला हुआ नहीं है। फ्रॉम द एक्सटीरियर, सो द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर रिजल्ट ओनली इन एनर्जी बीइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वाटर। और सिर्फ एक काम हो रहा है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो आपका पानी है ना उसमें से टेम्परेचर को ले रहा है और कहीं भी एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही। बस इस चीज़ को याद करना है, एक्सट्रैक्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे चलो, इसको रिमूव कर दो, जो बोर्ड पे लिखवाया उसे लिख लेना ताकि याद रहे। न्यूमेरिकल थोड़े बड़े हैं भाई, टाइम लगता है। आई होप आप लोग तहम्मुल के साथ वीडियो देख लेंगे। अच्छा, अब देखो ज़रा, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना था ना वो समझो। इसको माइनस करो इससे, या इसको माइनस करो इससे, या इसको माइनस करो इससे, दोनों सिचुएशन में डिफरेंस सेम मिलेगा। करके देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? डिफरेंस आपने लेना है कोल्ड बॉडी में से माइनस कराना है हॉट बॉडी को, यानी टी सी माइनस टी एच करना है आपने, ठीक है। टोटल टेम्परेचर तो टी सी माइनस टी एफ, टी एच बल्कि आप चाहो तो 1 और 2 भी लिख सकते हो। तो 273 माइनस 293, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 273 माइनस 290, तो 20 आ रहा है बेशक आपके पास, 20 सेल्सियस माइनस 20 केल्विन, ठीक है। अब देखो यही काम सेल्सियस, ये काम अपने केल्विन के लिए कर लिया, अब यही सेल्सियस में करो। तो T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस माइनस 20 सेल्सियस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस 20 सेल्सियस। अब ये क्या चक्कर है, सेल्सियस में भी आंसर सेम, केल्विन में भी आंसर सेम। तो भाई आपको मैंने ये बात बताई थी कि मरकरी लेवल सेम जो है वो हाइट पर आता है, चाहे स्केल केल्विन का हो या सेल्सियस का हो। तो जब आप डिफरेंस लेते हो ना, चाहे वो सेल्सियस स्केल में डिफरेंस लो या केल्विन स्केल में डिफरेंस लो, दोनों में डिफरेंस सेम आएगा। देखो माइनस 20 केल्विन माइनस 20 सेल्सियस, ये आप चीज़ वेरीफाई कर सकते हो इंटरनेट से भी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखवाई, आपने सेल्सियस में ही रखना है, ठीक है। लेकिन आपको पता चल गया सेल्सियस केल्विन बराबर है डिफरेंस के अंदर, डिफरेंस लेने पे दोनों सेम आते हैं। चलो ये असल बात क्लियर करनी थी, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने कहा आज इसे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने जो फार्मूला लगाना है ना वो बेसिक फार्मूला तो आपका यूज़ होगा P इज इक्वल टू W अपॉन T। चलो आपके पास P तो है, यहाँ से सोल्यूशन चल रहा है हमारा। T पता करना है हमने, ठीक है, T तो हमें पता करना है। व्हाट अबाउट W? W का क्या होगा? W कहाँ से लाओगे? तो W आप लाओगे एक फार्मूले की मदद से। W आप कहाँ से लाओगे? W आप लाओगे एक फार्मूले की मदद से। अब वो फार्मूला देखो क्या होता है, वो फार्मूला है आपके पास, फॉर W के लिए काम कर रहा हूँ मैं, फॉर W का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? COP इक्वल टू QC डिवाइडेड बाय W, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था ना मैंने। अब देखो आपके पास COP तो है, व्हाट अबाउट QC? QC नहीं है, तो अब हम करेंगे काम फॉर, ये इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन बना लो 1, ये इक्वेशन बना लो 2। असल में ये समझाना है इसलिए थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। अब आपको पता करना है QC, इसमें मोड लगा रहे हैं ताकि प्लस में आ जाए, सही। अच्छा, अब आ जाओ इसके ऊपर काम करते हैं। QC ये क्या है? ये है आपके पास हीट ट्रांसफ़र फार्मूला, मैं लिखवा देता हूँ। ये मैं इसी फार्मूले की बात कर रहा था, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। हीट TRAN ट्रांसफ़र फार्मूला। हीट ट्रांसफ़र फार्मूला आपके पास क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र फार्मूला होता है मोड में QC इज इक्वल टू MC डेल्टा T माइनस MLF। अब आपका एक ही सवाल होगा, सर ये क्या लिख दिया आपने इतना सारा? चलो कोई मसला नहीं, समझा देता हूँ। ये C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा T आप निकाल चुके हो, ये डेल्टा T है बेसिकली, ठीक है। ये डेल्टा T है, ये डेल्टा T है, ये डेल्टा T है, ठीक है, ये डेल्टा T है।
ये मास है जो कि आपको गिवन है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और डेल्टा टी आपके पास टेम्परेचर है, डिफरेंस है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये फार्मूला उस वक्त लगता है जब टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा हो और फेस चेंज हो रहा हो। अब टेम्परेचर में चेंज कहाँ आ रहा है, ये देखो, आप जो है वो 20 सेल्सियस से 0 सेल्सियस में जा रहे हो तो टेम्परेचर का चेंज हो गया। फेस कहाँ चेंज हो रहा है, देखो आपके पास क्या था, लिक्विड, लिक्विड की बात हुई थी ना, लिक्विड से आप क्या बनाना चाह रहे हो, आइस, तो आइस क्या है, सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में जाना चाह रहे हो, तो फेस चेंज हो रहा है। तो ये फार्मूला होता है हीट ट्रांसफर फार्मूला। वी विल अप्लाई एट पर्टिकुलर कंडीशन वेयर हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर चेंज एंड फेस चेंज। सही, इसको याद रखना। तो रेफ्रिजरेटर ये काम तो कर रहा होता है आपके पास, वो हीट भी ट्रांसफ़र कर, टेम्परेचर में भी चेंज ला रहा है और आपके पास उसमें भी चेंज ला रहा है, क्या कहते हैं, फेस में भी चेंज कर देगा। अच्छा, अब देखो ज़रा वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने ये वाली वैल्यू नहीं लिखवाई ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इस तरह की वैल्यूज़ नहीं लिखवाई, तो ये लिख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लो आपके पास क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिख लो, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देख लो, C इज इक्वल टू 186 जूल केजी सेल्सियस। देखो ये सेल्सियस में इसलिए फ़र्क आ रहा है थोड़ा, और ये केजी में, और आपको अपने यूनिट्स भी केजी में ही रखने होंगे, और टेम्परेचर सेल्सियस में हैगा ऑलरेडी। अच्छा, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लो, ये आपने शायद अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैं इसको भी डिटेल में लेके नहीं चाह रहा हूँ, वरना तो इसमें टाइम चला जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो पहले पढ़ा दिया जाए ना, तो इससे बड़ा काम आसान हो जाता है, जिसे हम LF के बुला रहे हैं, जो कि ये यहाँ पर फॉर्मूले में इस जगह पे प्लेस होगा, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, चलो अब अपना ज़रा QC निकाल लो। QC का फॉर्मूला, मास कितना था, 0.05, 0.5 kg। लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 418 अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर जो कि -20 सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद माइनस करके अगेन मास ही लग रहा है, अगेन मास ही लगा रहे हैं, ठीक है। अगेन आपने फिर मास अप्लाई कर देना है, अगेन मास अप्लाई कर देना 0.5। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है भाई, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि आपके पास है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁶। चलो अब बस कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, इजीली कैलकुलेशन कर लो। सबसे पहले इन दो टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को कर लेना। तो 0.5 मल्टीप्लाई 4186 मल्टीप्लाई 20, द आंसर इज -4180 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵। अब सही है, अब ज़्यादा आसान होगा समझने में, ठीक है। अब माइनस कर दो, -14860 माइनस 1.68 एक्सपोनेंट 5, द आंसर इज -2.09 मल्टीप्लाई 10⁵। अब देखो ये मोड लगा हुआ है ना, इस मोड का काम होता है माइनस को ख़त्म कर देना, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये QC था, QC आपका पास बन जाएगा 2.09 मल्टीप्लाई 10⁵। पुट दिस QC इन इक्वेशन नंबर 2 फॉर W। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, COP इक्वल टू QC अपॉन W। आपको W चाहिए ना, तो W के लिए सेट करा दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा QC और COP। अब आपका QC, W क्या है आपका, QC क्या है आपका 2.09 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइडेड बाय 5, द W इज़, W आ गया आपका
ठीक है, 2.09 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 5, द आंसर इज 4.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जाउल। अच्छा, इसका यूनिट भी जाउल आएगा आपके पास, सही है, दोनों का यूनिट जाउल है, ये याद रखना, सही है। अब ये आ गया आपका, अब इसको पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में फॉर टी, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मैं t इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, डायरेक्ट लिख दिया, अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, p इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, सेट कराओगे तो ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब आपको t चाहिए, w क्या निकाला था आपने, 4.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और p यानी पावर 500 थी आपकी, 500, तो t आपका यहाँ आ गया, ठीक है, 4.18 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 500, द आंसर इज, एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा सही करके लिख दूँ, द आंसर इज 83.6 सेकेंड। अब ये सेकेंड क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो सारे यूनिट हमने SI में पुट करे हैं ना, kg और केल्विन वगैरह ये सब, तो फिर टाइम भी हमारे पास सेल्फ उसमें ही आना था, तो 83.6, बुक में आपको ना 83.4 दिया हुआ है, तो इतना तो चलता है भाई, इतनी तो चल जाती है बात। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ये बड़ा था आपके पास, ये बड़ा था इसका जो आंसर है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगा, अगर छोटा होता तो अब देखो पूरा बोर्ड भर गया हमारा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं रखते हैं, 33 मिनट हो गया वीडियो में, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़ा था ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।